चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं आरएमएस। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी हमको डिराइव करना है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या, इसको पहले समझ लो। ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट हो गया। अभी आप समझ पा रहे हैं कि 0 से लेकर t टाइम तक जब कंप्लीट साइकिल यहाँ पे हो रही है उसमें एक पॉजिटिव हाफ रहेगा, एक नेगेटिव हाफ रहेगा। ठीक है, अब ये जैसे करंट की यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज है, इनफाइनाइट की संख्या में वैल्यूज है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है अगर मैं यहाँ करंट को I1 या I2 या I3 या I4 या I5 इस तरीके से IN तक वैल्यूज ले लूं टोटल पूरे में। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद में उनका सम करना है। ठीक है, IN तक स्क्वायर निकाल के सम कर लिया, फिर उसके बाद में उनका क्या करना है, एवरेज निकालना है। टोटल n वैल्यूज मानी है आपने तो एवरेज निकालोगे, फिर उसके बाद उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आप ये तो जानते हैं कि पूरी साइकिल पे यहाँ पे करंट की बहुत सारी वैल्यूज होगी। वैसे अगर बोला जाए मैथमेटिक्स की भाषा में तो आप बोलोगे देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स गिनने के लिए बोले तो इसके ऊपर कितने पॉइंट होंगे, फाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ n वैल्यूज हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं। उन n वैल्यूज का आपको क्या करना है, पूरी करंट की वैल्यूज होगी क्योंकि करंट की वेवफॉर्म में टाइम के साथ करंट वेरी कर रही है, वो करंट को स्क्वायर करके ऐड करना है और एवरेज निकालना है। तो इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर। और अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। अगर ऐसा करते हैं हम पूरी साइकिल के लिए तो आपको पता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, उसी को बोलते हैं IRMS, इस करंट का रूट मीन स्क्वायर। ये एक्चुअल तरीका है कैलकुलेट करने का, जो वास्तविक मीनिंग है इसका। ठीक है, जिसको हम RMS बोल रहे हैं। लेकिन हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से फाइंड ना करते हुए हम यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, ये RMS वैल्यू जो है ना, इसी को यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो ये किस चीज को बोला जाता है, अगर इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करें तो फिर क्या करें। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, वहां हम बात कर रहे थे मीन वैल्यू में हाफ साइकिल की, कारण था हाफ साइकिल का क्योंकि पूरी साइकिल की निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग RMS वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं। ठीक है, कंप्लीट साइकिल मतलब 0 से लेकर T/2 और फिर T/2 से लेकर T, मतलब पूरी साइकिल होनी चाहिए, पॉजिटिव हाफ भी और नेगेटिव हाफ भी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस चीज को RMS वैल्यू बोलते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है, दैट कैन जनरेट same amount of heat in the same resistor as done by AC in its complete cycle। अल्टरनेटिंग करंट अपनी कंप्लीट साइकिल में जितनी हीट किसी रेजिस्टेंस के अंदर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, वही बात फिर से मैं आपके सामने बना दूं, यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस रेजिस्टर के साथ आपको क्या कनेक्ट करना है, अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दो। इसको कितने टाइम के लिए ऑपरेट करवाना है, फॉर t = 0 to t, एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसको ऑपरेट करवाओ और कितनी हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है उसको मेजर कर लो। अब सोचो कि यहाँ चाहे साइकिल आपकी पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ हो, हीट का तो कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो भी हीट बनेगी, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तब भी हीट बनेगी। करंट चाहे अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा लेकिन हीट तो जनरेट ही होगी। ऐसा नहीं है कि करंट इस दिशा में जा रही है तो हीट बाहर निकल रही है और करंट इस दिशा में जाएगी तो वापस ये ठंडा कर देगा उसको, हीट को अंदर खींच लेगा, ऐसा तो नहीं होता है। हीट के बारे में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से हीट बनती है, तो हीट हमेशा जनरेट ही होगी, वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगी।
ठीक है, तब हम यहाँ पे कंप्लीट साइकिल ले सकते हैं। इसमें भी हीट जनरेट होगी, करंट डायरेक्शन चेंज कर लेगा तब भी हीट क्या होगी, जनरेट होगी। यहाँ अगर मान लो h/2 हीट जनरेट हो रही है तो उतनी हीट नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जनरेट होगी। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी, h के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हीट के टर्म में बात कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आती है। आप क्या बोलोगे, अगर यहाँ आपने एसी कनेक्ट कर दिया तो ये एक कंप्लीट साइकिल में कुछ अमाउंट में हीट जनरेट करवाएगा, उतनी ही हीट उसी रेजिस्टेंस के अंदर, देखो सेम रेजिस्टेंस मैंने ले लिया वापस से R, हीट भी कितनी जनरेट करना है, H जितनी इसने करवाई है, टाइम भी कितना रखना है 0 से लेकर T तक, लेकिन उतने टाइम के लिए इस बार हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं, डीसी सोर्स कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो हीट इस एसी ने जनरेट करवाई है उतनी ही हीट उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम में ये डीसी अगर जनरेट करवा देगा तो इस डायरेक्ट करंट की जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो इस अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? पिछले डेरिवेशन में हम चार्ज फ्लो कैलकुलेट कर रहे थे, दोनों केस में इक्वेट कर दिया था। यहाँ पे दोनों केस में क्या करेंगे, हीट कैलकुलेट करेंगे और इक्वेट कर देंगे। पहला डेरिवेशन करेंगे 4ac, हीट जनरेट कितनी हो रही है निकाल लो इक्वेशन 1, 4dc हीट जनरेट कितनी हो रही है इक्वेशन 2, क्या कर दो, इक्वेट करके सॉल्व कर दो, खत्म। समझ आती है बात? कर लोगे डेरिवेशन? करोगे कि नहीं? करके बताऊं? कॉन्फिडेंस नहीं है यार तुम लोगों को, इतना बता दिया मतलब डेरिवेशन बोले सर अब तो कर लेंगे, क्या बचा, हो गया सब। रास्ता बता दिया, यहाँ से जाना 90 डिग्री से पलट जाना, वहां पहुंच जाओगे पाटीदार जी के, वहां इसके नाना जी घर के यहाँ पे रोड आ गई पिपलोदा वाली, फिर उधर जाओगे तो चौराहा आ जाएगा, वहां से राइट लोगे सीधे रतलाम। अब तुम बोलोगे कि नहीं हमको उंगली पकड़ के और वहां तक लेके चलो और फिर बोलना है कि अब यहाँ से जा रतलाम। ठीक है, ये कम कॉन्फिडेंस वाले लोगों का काम है। और जो कॉन्फिडेंट होते हैं ना, बोले आपको बता दो किधर जाना है, बोले यहाँ से जाना, टर्न कैसे, पहले लेफ्ट टर्न फिर राइट टर्न फिर हाईवे फिर राइट टर्न, सीधे बस पहुंच जाएंगे। और क्या ना, बस बता दिया मैंने रोड आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बस दिक्कत इसी चीज की है दुनिया में, और कुछ नहीं। फिजिक्स में तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो कॉन्फिडेंस से तो सब बन जाएगा। देखो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, जैसा पहला किया था वैसे ये करना है, वहां चार्ज निकाला था, हीट निकालनी है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले किसके लिए लिख रहे हैं, 4ac। हीट का फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है ना। बोलो हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। यहाँ पे आपको पता है कि करंट यहाँ वेरी कर रही है अल्टरनेटिंग करंट में, बार बार मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना कंटीन्यूअसली। तो क्या करोगे, टाइम स्मॉल माने, तो यहाँ पे देखो इसको मैं टाइम की जगह में क्या लिख रहा हूँ, dt, तो हीट जनरेट क्या हो जाएगा, dH। कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। स्मॉल टाइम में जो हीट जनरेट हो रही है वो dH है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट कितनी है, I नॉट sin ओमेगा t। एसी के केस में बात करें तो I की वैल्यू क्या पुट करोगे, I नॉट sin ओमेगा t लिख दे यहाँ पे, उधर पीछे देख रहे हो बल बहादुर। चलिए, तो क्या लिखोगे, dH इज इक्वल टू I की जगह पुट करेंगे I नॉट sin ओमेगा t, स्क्वायरिंग करना है तो I नॉट का स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, I का स्क्वायर था देख लीजिए आप यहाँ पे, रेजिस्टेंस जिसमें हम हीट कैलकुलेट कर रहे हैं और टाइम को लिखा dt। ठीक है, स्मॉल टाइम dt में इतनी हीट जनरेट होगी, लेकिन आपको पता है कि हमें स्मॉल हीट तो चाहिए नहीं ना, टाइम हमारे पास स्मॉल है, पूरी साइकिल के लिए निकालना है। तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपकी हीट जो है, ठीक है, वो वेरी कर रही है कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल H तक। कब, जबकि आपका टाइम वेरी कर रहा है 0 से लेकर कैपिटल T तक, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में आपको हीट कैलकुलेट करना है कितनी जनरेट होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पूरी हीट निकालने के लिए क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, विद इन लिमिट्स आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर इधर इंटीग्रेट करोगे dH फ्रॉम 0 टू H, इधर इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेकर T तक, क्या होगा, I नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। समझ में आ रही है बात? चार दिन सामने, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे LHS को, dH का इंटीग्रेशन H हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे अपर माइनस लोअर लिमिट, टोटल हीट आ जाएगी।
यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, पीक वैल्यू कांस्टेंट है करंट की, बाहर कर दो। रेजिस्टेंस जो एक बार लगा दिया वो कांस्टेंट है, बाहर कर दो। टाइम के साथ करंट चेंज हो रही है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा टी ये वेरिएबल है, साइन स्क्वायर का फंक्शन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t तक। क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। चलिए मैथमेटिक्स वाले कौन कौन है यहाँ पे, आप खड़े करना जरा, बोलो भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखो, आप बताओ। नवकार नवबोध क्या नवदीप बोल, तो किताबें देखती है ना लिखी रखी हुई सामने, तो वही निकलता है। हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे कि कुछ और लिखोगे, इसको कोस के टर्म में लिखोगे या कुछ और करोगे, बोलो। टी सपोज कर लो, किसको कॉफी करना टी की जगह। हाँ बेटा आप बोल रहे हो कुछ, बोलो। माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाय ओमेगा, माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाय ओमेगा, फिर कोस का स्क्वायर आ जाएगा। साइन कोस स्क्वायर का क्या करोगे सर, कोस का आ रहा है ना, माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाय ओमेगा इनटू साइन ओमेगा टी। ये और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने। हाँ आप बोलो सर, माइनस कोस ओमेगा टी इनटू साइन क्यूब 3 और साइन क्यूब ओमेगा टी डिवाइड बाय 3 ओमेगा। मैं सुसाइड कर लूँ तुम्हारा नाम। हाँ बोल भाई, और हाँ ऋषभ बोल रहा है क्या, हाँ बोलो। 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 या 2 ओमेगा, इसके साथ में क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना, ओमेगा टी है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है। देखो पहले इंटीग्रेशन को मैं पुट कर रहा हूँ एज इट इज। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो कोस के टर्म में, 1 माइनस कोस 2x बाय 2 लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? आप क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, कोस स्क्वायर में ले जा रहे हो, फिर नीचे साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कौन सा इंटीग्रेशन पड़ गया है भाई? अच्छा ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? क्या नहीं लिख सकते हैं? चलो तो यहाँ पे अप्लाई करो जरा इसको। ये x था, x के साथ में मैं यहाँ पे देखो कांस्टेंट और लगा रहा हूँ। इस x को अगर मैं ओमेगा x अगर लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह क्या हो जाएगा ओमेगा x, और यहाँ पे 2 के साथ भी ओमेगा आएगा क्या? हाँ या ना? चलो एक तो मैं गणित में कमजोर और तुम और बड़े वाले निकल गए। 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ठीक है, इनटू dt। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ऐसा लिखा है भाई, देखो गणितज्ञ लोगों, किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लो एक बार, हाँ भूमि भी अच्छे से देख लो और कुछ मत बताओ। चले आगे बढ़े, ठीक है, हाँ बोलो। नहीं मुझे नहीं पता रेस्ट वाला कौन है, केवल 2 आएगा सर वो इंटीग्रेशन के बाद आएगा। अरे फॉर्मूला क्या होता है अपन, अच्छा हाँ यहाँ ओमेगा नहीं आएगा ना, ओके ठीक है, ये ओमेगा एक्स नहीं मुझे नहीं पता इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और तुम लोग भी पता नहीं ये कोस स्क्वायर बता रहा है, नीचे साइन लेके आ रहा है भाई, मत करो यार ऐसा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पिछली बार से ज्यादा इस बार लैपटॉप वाला होंगे, पता चला कि हमको और ऊपर से देने पड़ जाएंगे बोर्ड। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r, ठीक है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर करना है, चलो पहले 2 को बाहर कर देते हैं यहाँ से, कांस्टेंट को, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 1 है और cos 2 ओमेगा t है, तो दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे। देखो मैं ब्रैकेट के अंदर पहले इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से t तक, इसको करेंगे 1 dt, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस के साथ में इंटीग्रेशन करेंगे किसका, cos 2 ओमेगा t dt, ये ब्रैकेट 1, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। सॉल्व करना है, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2। चलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे t माइनस 0, तो क्या मिलेगा आपको t, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। चलिए माइनस साइन, अब बोलो cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ये कांस्टेंट है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लिमिट पुट करोगे 0 से लेकर t तक, बड़ा ब्रैकेट बंद,
कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने t माइनस, बताइए अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा t ओमेगा t, ठीक है। ओमेगा t को क्या लिखोगे, 2 पाई, 2 पाई का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या आ जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं ना। बायोलॉजी वाले भी ध्यान से देख लेना भाई, ये गणित वाले तो उल्टा सीधा कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। कैपिटल T पुट करोगे तो ओमेगा t मिल रहा है। ओमेगा t के बारे में अभी हमने बात करी है, 2 पाई होता है एंगल के बराबर कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, 2 पाई फिर 0, 4 पाई फिर 0, 6 पाई फिर 0, पता है कि नहीं, 360 डिग्री घुमाते जाओ, ठीक है। चलो तो साइन ये तो 0 हो जाएगा 4 पाई, और माइनस साइन 0 पुट करोगे तो साइन 0 अपने आप में 0, मतलब कुल मिला के इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 0। समझ पा रहे हैं क्या बात को, कि पूरा लिख के बताऊं, ठीक है। तो डायरेक्ट 0 लिख दें क्या, जगह भी कम है हमारे पास, ठीक है। तो क्या किया हमने, फिर रिपीट कर रहा हूं, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा ओमेगा टी, ओमेगा टी को लिखोगे 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 यहाँ पे पहले से मौजूद है 4 पाई, साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 6 पाई 0, साइन 8 पाई 0, ठीक है। 0 और इवन इंटीजर मल्टीपल जो होगा वहां पे 0 मिलेगा आपको, 360 डिग्री 720 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। और 0 पुट करोगे तो अपने आप में साइन 0 हो जाएगा, टाइम को 0 करते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो t माइनस क्या हो गया 0, t माइनस 0 मतलब t, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बोलो, आई नॉट स्क्वायर r t अपॉन 2, इक्वेशन। देख लीजिए क्या किया है हमने, हीट कैलकुलेट करी है S फ्लोन बाय अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग इट्स 1 साइकिल। एक साइकिल में ऐसी जो हीट जनरेट करेगा रेजिस्टेंस में, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, इंटीग्रेट कर लिए। अब क्या करना है, इसके लिए कैलकुलेट करोगे 4 DC। डायरेक्ट करंट में तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टाइम की वैल्यू पुट करोगे। हीट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना लेना है, वही रेजिस्टेंस लेना है जो यहाँ लिया था, उसी के अंदर फ्लो करवाना है। टाइम कितना लेने वाले हैं, एक साइकिल का टाइम यानी कि T, ठीक है। अब ये हीट और ये हीट अगर बराबर है, उस कंडीशन में इस I को क्या बोलेंगे, I RMS। ये बोला है डेफिनेशन में आपने, अगर हीट सेम है तो ये करंट क्या हो जाएगी DC RMS वैल्यू हो जाएगी AC की, इसको क्या लिख देंगे इक्वेशन सेकंड। कोई समस्या नहीं है, क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास LHS सेम है, RHS को इक्वेट करोगे, I RMS स्क्वायर इनटू RT इज इक्वल टू क्या है उस तरफ आपके पास में, I नॉट स्क्वायर RT अपॉन 2। RT से RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। I RMS स्क्वायर इज इक्वल टू I पीक स्क्वायर बाय 2। यहां से स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमें केवल I RMS चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। ये स्क्वायर हटाना है यहाँ से, क्या करोगे, रूट लोगे दोनों तरफ, तो I RMS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रूट लेने पर हो जाएगा I नॉट और यहाँ हो जाएगा रूट। तो I RMS बराबर होता है I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। अगर इसको सोल्व करेंगे, रूट 2 की वैल्यू पता है आपको 1.414 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपको I RMS बराबर मिल जाएगा 70.7% ऑफ I नॉट। कितने परसेंट मिलेगा, 70.7, ठीक है। अगर पॉइंट में लिखोगे, ये परसेंटेज में लिखा है मैंने, अगर पॉइंट में लिखोगे तो क्या होगा 0.707। मतलब अगर पीक वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू अगर 100 एम्पियर है, पीक वैल्यू अगर 100 है तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी 70.7 एम्पियर। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसी को इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। अब डीसी की करंट तो कांस्टेंट है, जैसे आपने बोला 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर ही रहेगी लगातार, लेकिन ये तो लगातार चेंज हो रही है, 0 से 100 तक गया, 100 से वापस 0 आया, फिर -100 गया, फिर 0 आया। तो एक्चुअल में करंट कितनी, इफेक्टिव वैल्यू क्या है उसकी, वो तो बार बार चेंज हो रही है, कम ज्यादा हो रही है।
हम किस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू कहें कि इतनी करंट हमारे सर्किट में फ्लो कर रही है, वही इफेक्टिव वैल्यू जो काम करती है उसी को हम आरएमएस वैल्यू बोल रहे हैं। और वो पीक वैल्यू की हमेशा 70.7% होती है, 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ रही बात? ठीक है, हीट के फॉर्म में निकालना है, लिखो।